नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। यूं तो राज्यसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के पहले होने वाली ये जो इलेक्शन है उसने लोगों का कौतूहल बढ़ा दिया है। वैसे मेरे देखने में ऐसा पहली बार है कि जब राज्यसभा के चुनाव को लेकर इतना कौतूहल हो, और इसकी वजह तो भाजपा ही है और दूसरी वजह राष्ट्रपति का चुनाव भी है। तो इन दोनों चुनावों में अपनी दावेदारी मजबूत बनाए रखने के लिए विपक्ष ने बाड़ेबंदी की। अब भाजपा भी उसमें पीछे नहीं है। हालांकि विपक्ष को अपने विधायक खोने का डर है और उस डर में होटल की सियासत शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या होटल की सियासत से रियासत बचेगी? देखिए, यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे कर्नाटक हो, इसमें जो विपक्ष में है सब ने, और महाराष्ट्र में तो सत्ता पक्ष वाले, बाकी जगह तो चलिए कि महाराष्ट्र और राजस्थान में सत्ता पक्ष वाले अपना जो है विधायक छुपाए हुए हैं। और क्या कहा जाए, तो अब सब जो है होटलों में बंद किए हैं। तो होटलों में बंद रखने से क्या क्रॉस वोटिंग की संभावना खत्म हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें दो लोगों की, आप समझिए कि साख दांव पे लगी हुई है। सबसे ज्यादा जो किसी के लिए संकट है तो वो शरद पवार के लिए। बाकी तो अशोक गहलोत ने तो लगभग चीजें साध ली है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक्सक्यूज कर सकते हैं कि साहब अजय माकन को जब कोई देने की तैयारी नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई अब ये नहीं माने तो क्या किया जा सकता है, तो वहां एक्सक्यूज हो सकता है। लेकिन शरद पवार की अगर बात करें तो असल में शरद पवार भारी संकट में फंसे हुए हैं। संकट क्या है उस पर पहले बात करते हैं, फिर वहां के समीकरण पर बात करते हैं। देखिए कि शिवसेना एनसीपी पर यह आरोप लगाती रही है कि यह भाजपा को लेकर सॉफ्ट रहती है। और आप देखिए कि, और अच्छा, शरद पवार इस तरह का संकेत भी देते हैं कि देखिए हम जब चाहते हैं प्रधानमंत्री से मिल लेते हैं, प्रधानमंत्री से हम संजय राउत के लिए बात भी कर लेते हैं कि इनको ईडी परेशान कर रही है, इस तरह का संकेत देते हैं। फिर आप देखिए कि भाजपा को लेकर और भाजपा की सरकार को लेकर कम से कम उनके जो सांसद है उनका भी एक अलग तरीके का गेस्चर होता है। फिर देवेंद्र फडणवीस वाला मामला आपको याद होगा, वो जो फोन टैप वाला मामला है, रश्मि शुक्ला भी जिसमें आरोपी हैं, उसमें देवेंद्र फडणवीस से पूछताछ होनी थी। पता चला कि उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, फिर पता चला कि नहीं, उन्हीं के यहां पुलिस चली गई कि साहब आप ही बता दीजिए। और जब ये हुआ कि उनको सम्मन किया जा रहा है तो अजीत पवार ने कहा कि ये गलत है, वो नेता प्रतिपक्ष है। तो इस तरह का जो गेस्चर आया उसकी वजह से आरोप लगा शरद पवार और एनसीपी पर कि साहब ये लोग भाजपा के बड़े करीब है। अब ये जो आरोप है उस आरोप को धुलना शरद पवार के लिए खासा महत्वपूर्ण है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वहां लड़ाई जो है वो देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार के बीच। देवेंद्र फडणवीस, भाजपा वहां 2 कैंडिडेट जीत सकती थी, देवेंद्र फडणवीस ने तीसरा कैंडिडेट उतारा। और अब सवाल यह है कि शरद पवार, जो शिवसेना ने दूसरा कैंडिडेट उतारा है संजय राउत के अलावा, उसे जिता पाते हैं कि नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार। तो चाणक्य, ये जो दूसरा उम्मीदवार है संजय पवार, उसे उसकी नैया पार लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर नहीं लगेगी तो जो चाणक्य का ओहदा मिला हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो ओहदा छिन जाएगा। और ओहदा ही नहीं छिन जाएगा, जो राष्ट्रीय राजनीति में एक गठबंधन और तीसरे मोर्चे का माना जाता है कि वो पैरोकार हैं और उनको, वो जब खड़े होंगे तो सभी दल आ जाएंगे और उसमें कांग्रेस भी उनसे जुड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर वो महाविकास अघाड़ी के चारों उम्मीदवारों को राज्यसभा नहीं पहुंचा पाते हैं तो ये शरद पवार की बड़ी
हार होगी, ये महाविकास आघाड़ी की हार होगी। और अगर पहुंचा ले जाते हैं तो मामला दूसरा है, लेकिन नहीं पहुंचाने पर यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि महा आघाड़ी के भीतर बड़ी रसाकसी है। अब ये इसलिए ये शरद पवार के लिए कठिन चुनौती है। और देखिए उद्धव ठाकरे ने तो नाक का सवाल बना लिया कि जाने ही जाने चाहिए। अब उनकी नाक तभी बचेगी जब शरद पवार एक्टिव होंगे। कहा जा रहा है शरद पवार या हम कहें पूरा पवार कुनबा एक्टिव हो चुका है, और पवार कुनबा उन तमाम लोगों से बात कर रहा है जिनके सहारे चौथे उम्मीदवार को जिताया जा सकता है। अब जैसे अबू आजमी जो वहां सपा अध्यक्ष है, उनसे बातचीत हुई, संभवतः अजीत पवार उस बातचीत में लगे, और फिर यहां अखिलेश यादव से भी बात हुई कि आप इनसे कहिए कि हम लोगों के साथ रहें। फिर कहा जा रहा है कि हितेन ठाकुर से तो खुद शरद पवार ने बात की। पूरी जो खेमेबंदी है वो इस बात को लेकर है कि किसी भी तरीके से क्रॉस वोटिंग ना हो और चार के चारों उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी के जीत जाए। अगर नहीं जीतते हैं तो शरद पवार की राजनीति पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा और देवेंद्र फडणवीस नाना साहब साबित हो जाएंगे। तो इसलिए महाराष्ट्र में यह स्थिति है। वैसे महाराष्ट्र में 106 जो है वो भाजपा के पास है, गणित में वो 2 भेज सकते हैं, उसके बाद उनके पास 22 अतिरिक्त बचेगा। 7 निर्दलीय उनके साथ है 29। और हितेंद्र ठाकुर से मिलने के लिए कहा जा रहा है कि मतलब हितेंद्र ठाकुर को साधने के लिए, अब चूंकि शरद पवार से कहा जा रहा है कि उनसे बात हुई तो उन्होंने उनको कमिटमेंट किया है। हालांकि वोटिंग के दिन पता चलेगा कि किसने किसको कमिटमेंट किया है, लेकिन नारायण राणे भी कहा जा रहा है कि हितेन ठाकुर से मिले हैं भाजपा को समर्थन करने के लिए। तो वहां पर इस तरह की स्थितियां हैं। 29 भाजपा के पास हैं अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए, उनको 13 और चाहिए। और महाविकास आघाड़ी में शिवसेना की अगर हम बात करें तो उसे अपने दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए 15 और चाहिए। तो अब 13 और 15 मामला फंसा हुआ है। और अगर एब्सेंट होते हैं विधायक जो निर्दलीय हैं और जो छोटी पार्टियों के हैं, और अगर ये अनिल देशमुख और नवाब मलिक इनको वोटिंग का अगर के लिए जमानत नहीं मिलती है तो हाउस का स्ट्रेंथ कम होगा, और ऐसी स्थिति में मामला गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि भी 42 हो रहा है, हाउस का स्ट्रेंथ कम होगा तो हो सकता है वो 40 आ जाए। तो ऐसी स्थिति में वहां एक अलग सिनेरियो बनेगा। राजस्थान की अगर हम बात करें तो देखिए राजस्थान में कहा जा रहा है, अच्छा यहां एक चीज और मैं आपको बता दूं, बड़ी दिलचस्प बात हुई है। ओवैसी की पार्टी से भी समर्थन लिया जा रहा है। यह बड़ी दिलचस्प बात है। ओवैसी की पार्टी से भी हाथ मिलाने में गुरेज नहीं है महाविकास आघाड़ी को अपने चौथे कैंडिडेट को राज्यसभा भेजने के लिए। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में यह माना जा रहा है कि अशोक गहलोत ने गोटी सेट कर ली है। जो लोग नहीं सेट हो रहे थे, कहा जा रहा है उनके पीछे एसीबी लगा दी गई, एंटी करप्शन ब्यूरो लग जाएंगे तो आप कहां जाएंगे? जहां जादूगर कहेंगे वहीं वोट देना पड़ेगा। बीटीपी जिसके पास 2 है, सीपीआईएम जिसके पास 2 है, ये दोनों उनके साथ हैं। आरएलडी जिनके पास 1 है वो भी इनके साथ है। बड़ी चीज है कि जो 13 इंडिपेंडेंट हैं, जो लोग राजस्थान की राजनीति को करीब से समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो 13 इंडिपेंडेंट को जादूगर ने ही जिताया है, मतलब अशोक गहलोत ने। तो वो जाएंगे कहां? वो उनके साथ रहेंगे। फिलहाल ये जो अभी परिस्थिति है वो राजस्थान में ये दिखाई दे रहा है कि अशोक गहलोत 3 सीटें निकाल सकते हैं। मजेदार बात यह है कि सुभाष चंद्रा खेल करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने देखे हरियाणा में ऐसा लग रहा था हार जाएंगे, जीत गए। तो अब अगर वो कोई चमत्कार कर दे तो मामला अलग है। हरियाणा का हमने आपको पहले ही बता दिया। कर्नाटक में अब देखिए कि फाइट किस तरफ जाती है। वहां पर क्या राज्यसभा में समर्थन होता है या जनता दल सेकुलर भाजपा को समर्थन करती है, ये थोड़ा भी देखना रोचक होगा। लेकिन महाराष्ट्र में कांटा बहुत फंसा हुआ है, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ राज्यसभा में अड़ंगा नहीं लगाया है, एमएलसी चुनाव में भी
उसने एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतार दिया है। तो असल में भाजपा महाविकास आघाड़ी के भीतर चल रही रसाकसी को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा लग रहा है। और महाविकास आघाड़ी के सूत्रधार शरद पवार इससे ढांकने में लगे हुए कि नहीं साहब कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। अब अगर वो ढांक के तोप ले जाते हैं, अगर हम आंचलिक भाषा में कहें, तो जाहिर तौर पर वो मुकद्दर के सिकंदर हो जाएंगे। और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि अब महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य जो है वो देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।